हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और इस वाले व्लॉग का आपको बेसब्री से इंतजार था। आप लोग जानना चाहते हो हकीकत लव स्टोरी की क्या है। ये जो बताती है डब्बा, ये सच बोलती है या झूठ बोलती है, और एक्चुअल में लव स्टोरी है क्या, शुरू कैसे हुई, बीच में क्या क्या मैटर रहा, और कितना कितना इन लोगों ने झूठ बोला। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो सुनने के लिए, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सुनाने के लिए। मैं सोच रही थी कि ना बताऊँ, ना बताऊँ। जैसे इसने बोला ना डब्बा ने कि अभी सब ठीक है फ्रेंड्स, बीच में जब नहीं था, अब सब जब ठीक हो गया तो अब क्या ही बताएँ, और पता नहीं आगे आएगी भी या नहीं आएगी। तो डब्बा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा अपनी बहन और बहनोई की सफाई देने में कि अब सब ठीक है? मतलब तुम्हारी तो शादी हो करके 3 साल के ऊपर हो गया ना, तो तुम्हें ये ही वक़्त क्यों मिला बताने के लिए कि अब सब ठीक है? तुमने ऑफ़िशियली अपनी ननंद का गेम प्लान देख लिया कि उसने अपनी ननंद के साथ क्या किया, कि उसने वहाँ से रिश्ते तुड़वाए, वहाँ से सब कुछ खत्म करवाया, तब जाके तुम्हारे दिल को ठंडक पहुँची कि अब सब ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट, कि इस बंदी को डायरेक्टली कुछ बताना जो है अपनी ननंद की हरकतों के बारे में, वो तो कह ही नहीं सकती कि इसके साथ कितना ज़्यादा इन लोगों ने मतलब बीता है। देखो, कोई लड़की होती है ना, उसके साथ में कोई गलत कर रहा होता है, तो वो दिल में बसाती जाती है, रखती जाती है, और कुछ कह भी नहीं सकती, बर्दाश्त कर रही होती है। तो एज़ पर डब्बा, उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं आपको सारी स्टोरी बताऊँगी, आप लोग खुद जज करना किसके साथ गलत हुआ है, कौन सही है, कौन गलत है यहाँ पे। तो बहुत कुछ इसके साथ में होता रहा, इसकी गुटकू की फैमिली की तरफ से। तो ये काफ़ी इग्नोर करती थी, फिर ये चक्कर चलाती थी, फिर ये बात करती थी घर वालों में, फिर घर वाले मना करते थे। तो ऐसा कई बार हुआ, बहुत बार हुआ, बार-बार इसका दिल तोड़ा गया बुरी तरीके से, लेकिन ये लटकी रही कि मुझे वहीं पे इज़्ज़त चाहिए जहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? आप बोलोगे गुटकू ऐसा तो कोई एलिजिबल बैचलर है नहीं, ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं इस लड़के में। अगर ये बाहर जॉब भी कर रहा था सऊदी में, तो वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं कर रहा था। वैसे भी बचा-बचा के कैसे-तैसे अपने घर पे वो भेजता था। तो एक फैमिली कैसे रख सकता है? अपनी वाइफ को तो वो लेके ही नहीं जा सकता, उसको तो वीज़ा ही नहीं मिलता, फैमिली वीज़ा अलाउड ही नहीं होता कि आप अपने फैमिली को यहाँ रखें। तो फिर भी ये लगी रही, क्योंकि गुटकू इज़ नॉट अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम मोदाहा। गुटकू इज़ अ लास्ट बॉय इन मोदाहा जिसको डब्बा फँसा पाई। या डब्बा जिसको शादी के लिए तैयार कर पाई। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती, लालच, बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व्ड है। मतलब एक, अगर मैं स्टोरी सुनाने बैठूँगी तो हो सकता है बहुत टाइम निकल जाए, लेकिन मैं बहुत प्रिसाइज़ली छोटी-छोटी बातें आपको बताऊँगी, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्या रहा है इनका फैमिली डायनामिक्स। तो बहुत पहले ही इनका चक्कर शुरू हो गया था, 2016 के आसपास। डब्बा का उसके पहले किसी और से चक्कर था, तो डब्बा का दिल टूट चुका था बुरी तरीके से, क्योंकि इस लड़के ने मना कर दिया था कि इससे नहीं वो करेगा, जो भी है आगे मैटर। क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी, और उसकी माँ ने खुद ने खा करके वो अपने आप को खत्म कर लिया कि मुझे नहीं रिश्ता लगाना। और जब उसकी माँ की डेथ हो गई, तो फिर उसने इससे रिश्ता खत्म कर दिया। अब इसको एक कंधे के सहारे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे आए गुटकू भाई साहब। गुटकू ने इसको कंधा दिया, क्योंकि गुटकू को इसकी फैमिली में इसके भाई-भाभी को वो देखता था कि इसके भाई-भाभी टीवी शोज़ में जा रहे हैं, है ना? इसको आईफ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं, अपने लिए बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं, अच्छी-अच्छी मतलब गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, तो गुटकू ये सब चीज़ें देखता था। उसके अंदर लालच शुरू से ही बसा हुआ था, क्योंकि वो क्या बोलता है कि तुम मोटी-सी थी, ऐसी थी, वैसी थी, तो कोई फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो था नहीं उसका। लेकिन उसको एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं इस लड़की को पकड़ लूँ, और मोदाहा में लालच बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लड़की वालों को दिखा-दिखा के दहेज देने का बहुत शौक है, और लड़के वालों को मुँह से माँग-माँग के दहेज लेने की आदत है। 100% नहीं, लेकिन ये कल्चर है, तो जो जिस जगह का कल्चर होता है, तो वहाँ पे ये सी चीज़ों को नॉर्मल कर दिया जाता है कि बुरा नहीं लगता इंसान को बेइज़्ज़ती नहीं महसूस होती कि हमें मतलब कि लड़की वालों से दहेज माँगने में शर्म आए। नहीं, वो खुल के माँगते हैं, और अगर नहीं मिलता तो खुल के मुँह भी फुला लेते हैं। उसको इसका कंधा बन के गया, और इसको तो कोई भी मिल जाता। कोई भी एक लोफर लड़का जो जॉबलेस है, जो कुछ करता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फिज़िकली बोला जाए तो स्मार्ट और हैंडसम नहीं है, अगर आप उसकी पुरानी फ़ोटोज़ अगर उठा के देख भी लो तो, फिर भी एक लड़की उससे प्यार में पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसको बस ये है कि कोई हमारे यहाँ घर में रिश्ता भेजेगा नहीं, हमारी इतनी खराब रेपुटेशन है, खानदानी तौर पे हम बदनाम हो रखे हैं, तो हम किसी को फँसा करके बस कैसे-तैसे शादी करें। इसके भाई को इसकी शादी कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसके मम्मी-पापा भी कुछ उसको पता था करवा नहीं पाएँगे, तो इसको अपने हाथ में ही सब कुछ लेना था। और जिस लड़की ने अपनी नानी को
इस तरीके से देखा हो, अपनी माँ को देखा हो, अपने भाई को देखा हो। तो जो लड़की अपने घर में, अपने आस-पास इतना कुछ भागम-भाग और चक्कर चलाने का माहौल देख रही है, तो वो अफ़ेयर चलाएगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वही तो खानदान है, उसने क्या गलत किया? उसके खानदान में सब कर रहे हैं और वो ना करे। डब्बा के लिए चक्कर चलाना, अफ़ेयर चलाना, 3-3 4-4 घंटे के लिए घर से गायब हो जाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत ही नॉर्मल बात थी, बहुत ही नॉर्मल। इसमें कोई शर्म, लिहाज़, मर्यादा कुछ नहीं। अभी ये बंदी देखो किसी का भी चक्कर चल रहा होता है, तो इंसान जो अपना वो है अफ़ेयर वो छुपाता है कि रिश्तेदारों को ना पता चल जाए, ठीक है? और मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से 2016 की बात कर रही हूँ। 2016, 17, 18 ये सब पूरा रनिंग में। तो लोगों का अफ़ेयर स्पेशली लड़कियों का जब चक्कर चल भी जाता था किसी से, तो वो खुल्लम-खुल्ला अपने इश्क का इज़हार नहीं कर रही होती थी। आप डब्बा की इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल उठा के देखना, सारे पोस्ट उसके मोहब्बत में डूबे हुए हैं, सब। एक मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तेरा ख़याल, तेरी तलब, तेरी आरज़ू, एक भीड़ सी लगी है मेरे दिल के शहर में। ये एक पोस्ट है, लेकिन आप सारे पोस्ट देखोगे तो बस वही आशिकी और प्यार-मोहब्बत से भरने वाले। आप बोलोगे ऐसा कोई भी किसी के लिए भी डाल सकता है, उसमें गुटकू तो है नहीं। तो गुटकू की प्रोफ़ाइल में जाकर के ये कमेंट किया करती थी। गुटकू के लिए ये रील्स बनाया करती थी। एक सिज़लिंग टी चैनल है, आप उसमें देखोगे एक शॉर्ट वीडियो भी है। उसमें उसने एक्सपोज़ किया है कि किस तरीके से ये आँखें मार के, मुंडी मटका-मटका के रील्स बनाती थी। फनी आज मैं रेड हॉट लग रही हूँ। तो उसमें गुटकू कमेंट करता था कि प्यारू तुम्हें गीली चुम्मी देंगे। उसके बाद में ये शर्मा जाती थी एकदम ऐसे आँख इमोजी लेकर के। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पे इतनी बेशर्मी से इश्क लड़ा सकता है, तो वो पर्सनल लाइफ में फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करता होगा। तो इसने बोला कि हम लोग कभी मिले नहीं बस दूर से देख लेते थे। तो कितनों को देख लेती थी तुम? हाँ, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी और को देख रही थी और गुटके ने समझ लिया कि तुम उसे देख रही थी। 3 लोगों को एक साथ देख रहे थे था, कोई भी आ जाए, कम से कम कोई आ तो जाए। तो इसकी ये इमेज थी मौदा में जिसको भी ताड़ती थी वो ही भाग जाता था, जो फँस गया वो फँस गया। बट मुझे इन सब बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं आपको बताऊँगी कब मुझे ये सब पता चला। गुड्डू जो था वो छतों-छतों में लड़कियों के कूद के चला जाता था। उसकी भी बदनामी अच्छे से हो रखी थी। अब ये भी बदनाम, ये भी बदनाम। दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट मैच वहाँ पे बन गया। अब इनका चक्कर चलता रहा। लेकिन जो डब्बा की फैमिली है वो बहुत ही मतलब वैसी फैमिलीज़ में आती है जिनकी बदनामी ज़्यादा हो गई है। तो गाँव में शादी नहीं हो सकती थी उसकी, जो गुड्डू के घर वालों ने मना किया हुआ था। लेकिन गुटकू ने माना नहीं और गुटकू ने डब्बा को ये बोला कि मैं घरवालों को ठीक है मना लूँगा, कोई बात नहीं, टाइम आने पे मना लूँगा। मुझे पता चला तो मैं तो सिर्फ़ डब्बा के सोशल मीडिया की पोस्ट ही देखा करती थी, क्योंकि डब्बा ने खुद मुझे है ना फ़ेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। गु डब्बा ने गुटकू के सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के अपना मतलब थोड़ा-सा तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था तभी से। तो जब मैं उसके पोस्ट देखा करती थी भाई-भाभी के ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के। कि कितनी अच्छी ननंद है, अपनी भाभी को इतना प्यार से तारीफ़ कर रही है। भाभी कितनी अच्छी अपनी ननंद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट्स दे रही है। भाई कितना अच्छा है, मैं बहुत पसंद करने लग गई थी इन लोगों की फैमिलीज़ को। मैं इनके पोस्ट पे कमेंट भी करती थी। और यहाँ पे लोग फालतू के मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आके कमेंट करते हैं कभी-कभी कि मेरा जनाब पे क्रश मतलब बिल्कुल सेंसलेस बात। इनकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करती थी बिकॉज़ मुझे इनकी जोड़ी भी अच्छी लगती थी और डब्बा भी मुझे अच्छी लगती थी, स्वीट लगती थी कि देखो कितनी भोली-भाली सी लड़की है। फिर मैंने जब मुझे पता चला इनके अफ़ेयर के बारे में तो मैंने इसकी ननंद को बोला कि ये तो लड़की अच्छी है, इससे कब शादी हो रही है फिर? तो इसकी ननंद ने मुझे बहुत गुस्से से रिप्लाई दिया कि वहाँ तो कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जैसे मूवीज़ में एक वैम्प वाला रोल नहीं आ जाता है, उसमें, आज तो मैं ये होने ही नहीं दूँगी। तो बिल्कुल ऐसा रिप्लाई दिया, किसी हाल में नहीं होगी। तो मैंने बोला कि रीज़न क्या है? क्या मतलब वो अच्छी है, उसकी फैमिली मुझे अच्छी लगती है। तो फिर वहाँ से मुझे रिप्लाई मिला कि ये लोग कभी अपने ससुराल वालों से रिश्ता नहीं लगाते, इनके यहाँ मायके वाले बस घुसे रहते हैं, इनकी खराब रेपुटेशन है। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं क्यों बीच में पड़ूँ, जिसको नहीं करनी, नहीं करनी। फिर उसके बाद में इनका चक्कर चलता ही रहा, ये लोग नहीं रुके। तो डब्बा मतलब अगर डब्बा को कोई बता भी देता था कि गुड्डू के घर वाले नहीं मान रहे, तो उसकी आवाज़ कँप-कँपाने लगती थी, उसके हाथ-पैर मतलब शिवर करने लगते थे। शी
वाज़ एक्चुअली गेटिंग दोज़ एंग्ज़ायटी अटैक्स कि जहाँ पे वो बहुत परेशान और नर्वस और घबरा वाक़ई में जाती थी। तो वो किसी भी हाल में गुड्डू के साथ में रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती थी, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो इंस्टाग्राम में अपने पोस्ट डालती थी, कोलैबोरेशन करती थी, कोई भी लोग सामान भेजते थे वो लेती थी, उसका फ़ोटोशूट करती थी। वो हर तरीके से मतलब ट्राई कर रही थी। लेकिन गुड्डू की जो फैमिली है, उनको ये सब तरीके के काम पसंद नहीं आते कि तुम मतलब एकदम खुल्लम-खुल्ला इस तरीके से जीन्स पहनो, टॉप पहनो। तो उसने जो हिजाब की नौटंकी करी, वो सिर्फ़ इसी चक्कर में यूट्यूब में आकर के करी कि एक तो उसको ऑडियंस चाहिए थी, ऑडियंस गुस्सा हो जाती थी। वो पहले जब होली वगैरह के विश करना होता था, तो आप देखो किस तरीके से वो होली विश करती थी। तो फिर ऑडियंस से उसको कमेंट्स भी आते थे कि आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर हमें यूट्यूब में व्यूज़ चाहिए, हमें आना है, तो हमें किस तरीके से माइंडेड होकर के गेम्स खेलने हैं ऑडियंस के साथ में। अभी भी अगर कोई उसको कमेंट कर देता है, तो वो पिज़्ज़ा को पढ़ाने के लिए बैठा देती है, लेकिन असल में वो नहीं पढ़ेगी। तो वो कमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनको कई बार रिजेक्शन वहाँ से इनके गुड्डू के घर से मिलता रहा डब्बा को। देन डब्बा ने क्या बोला? अच्छा, डब्बा को अच्छे से पता था कि गुड्डू के घर वाले नहीं माने हैं। उसने फिर भी अपने भाई-भाभी से गुड्डू को मिलाने के लिए मीटिंग सेट करवा दी। और अभी इन लोगों ने क्या बोला कि हम अपने घरवालों के बारे में हमने सोचा और हमने सोचा हम जो भी करेंगे घरवालों की मर्ज़ी से करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इनके घरवाले राज़ी हुए। आप फिर समझना कि घरवालों की मर्ज़ी से हुआ है या पैसे की ताकत से हुआ है। गुड्डू ने भी बोला पता नहीं मम्मी को पता था या नहीं पता था, वो आ गया इनसे मिलने के लिए। और जनाब ने जो ब्लॉग डाला था जब वो गुड्डू को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो जब उसने बोला कि मेरा 6 साल से चक्कर चल रहा था, तो जनाब ने बोला कि मुझे तो बस कुछ ही टाइम से 1 साल से पता है। कितने साल से? हाँ? 6 साल से। बताओ। 6 साल से पसंद करते हैं और भाई तो खबर ही नहीं थी अभी, यार। अभी कुछ वक्त पहले ही मुझे मतलब हाँ, 1 आध साल से मुझे थोड़ा-सा चीज़ें अंदाज़ा थी कि ऐसा-ऐसा है। तो और जनाब 2018 में गुटकू से उस होटल में मीटिंग कर चुके थे। साथ में गाड़ी में ड्राइव पे लेके जा चुके थे। कोल्ड कॉफ़ी पिला चुके थे। 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ड्राइव पे थे। गुटकू की बैंड बजी पड़ी थी। ये सारी बातें डब्बा ने खोल दी और जनाब एक बार फिर झूठे साबित हो गए। झूठ तो तुम्हारे हर बात में है, ये तो खुल रहे हैं धीरे-धीरे। एंड देन इनका एक और ये पॉइंट है कि बहुत कायदे से चक्कर चलाया। मैडम ने बोला इन लोगों ने बहुत कायदे से चक्कर चलाया, मेरी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किया। कायदे से चक्कर चलाना क्या होता है? पहली बात तो चक्कर चलाना कायदे की चीज़ कैसे हो गया? एक लड़के के माँ-बाप मान नहीं रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल वेट कर लोगे, है ना? लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब कि आप बिल्कुल ढीठ बन के पीछे पड़ गए हो। और एक माँ-बाप जब अपनी औलाद को पैदा करता है, तो थोड़ा बहुत हक रखता है कि हाँ, हम नहीं चाहते कि एक बदनाम घर में तुम शादी करो, इस तरीके की लड़की से तुम शादी करो। तो वहाँ पे लड़कियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और स्टेप बैक कर लेना चाहिए। इतना आगे रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए कि फिर तुम पीछे आ ही ना पाओ। ऑलरेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज़ कर दिया है कि ये कैसे पेटी खाला के घर में जाया करता था, डब्बा के बर्थडे के व्लॉग में भी वहाँ पे पेटी खाला के घर में बैठा हुआ है। तो ये बंदा पेटी खाला के घर में आना-जाना, मिलना डब्बा ने एक बार बोला था, "पेटी खाला इस कमरे से हमारी बहुत सारी यादें हैं ना पेटी खाला।" तो आप समझ सकते हैं। आप इसके इंस्टा पोस्ट पे थोड़ी नज़र डालिए। उनकी आँखों में डूब कर मैंने जाना नशा क्या चीज़ है, मैख़ाने में बिक रही शराब तो यूँ ही बदनाम है। डब्बा इतनी शराब नहीं बदनाम जितनी तुम और तुम्हारे नल्ले की मोहब्बत बदनाम हो गई थी। कभी छुआ था तुमने नन्ही-नन्ही मुलाकातों से, आज भी महक रहे हो तुम लम्हा-लम्हा वजूद में। तो चालू अप्पी कितनी टाइट झप्पी ले ली थी तुमने जो मतलब अभी तक तुम्हारे गुटके की बदबू आ रही है मुंबई पहुँचने के बावजूद भी। तो गुटकू के प्यार में डब्बा ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ़ गुटकू को देखा और प्यार किया। इनकी कुत्ते-बिल्लियों के जैसे लड़ाई होती थी। रात में इनका ब्रेकअप होता था, सुबह गुटकू अपने घर पे कहता था मेरी कहीं और शादी फिक्स करा दो, अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फिर अगली रात में फिर इनका पैचअप हो जाता था। तो ये कहानी चलती गई। एक बार गुटकू ने सीरियसली बोल दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ और इसको झेलना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मेरी शादी कहीं और कराने के लिए लड़की ढूँढ दो, मैं इससे ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो गुटकू एक बार थोड़ा-सा डिस्टेंस इससे बनाने भी लग गया क्योंकि वो परेशान आ गया था, पता नहीं किस बात से, लेकिन उसने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि फिर बातें ये उड़ रही थी वहाँ पे टाउन में कि अब उसके लिए लड़की ढूँढी जा रही है शादी के लिए। तो लड़की ढूँढी जा रही है इसका मतलब वो तैयार है शादी करने के लिए तभी तो ढूँढ रहे थे घरवाले। तो डब्बा को फिर से ख़्याल आया कि गुड्डू के शादी करके मुझे मौदाह में इज़्ज़त लेनी है और क्या पता ये मुझसे वाक़ई में सच्चा प्यार भी करती हो और एक वो अलग बात तो है ही कि मौदाह में शादी करनी थी, थोड़ा-सा उसको अपना एक घर-बार छोड़ के अलग घर में ऐसे में जाना था जहाँ उसको थोड़ा इज़्ज़त फ़ील हो। तो
जब इनका ब्रेकअप का माहौल चल रहा था, जब इनका नहीं बन रही थी, तो डब्बा का पोस्ट आप देखिए उस दौरान। इसने पोस्ट डाला था, लड़कियां खिलौना नहीं होती, बाबा तो प्यार से गुड़िया कहते हैं। जितने भी बॉयज ये रीड कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि धोखा नहीं दो लड़कियों को, टाइम पास नहीं करो किसी लड़की के साथ, बेइज्जती मत करो उसकी, रुलाओ मत, घर वाले नहीं मान रहे का बहाना मत बनाओ, प्यार किया है, वादा किया है तो निभाओ, इज्जत करो, खुश रखो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज ये पढ़ के अगर किसी एक का ज़मीर जागेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तौबा करो, अल्लाह से डरो। किसी को आँसू देके कोई भी सुकून से नहीं जी सकता। उम्मीद है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें समझ आएगा। किसी को आँसू देके कोई सुकून से नहीं रह सकता, तो तभी तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून मिसिंग है। जब उसकी माँ रोते हुए जब तुम्हारे वो वाला एक फ्लैट था, वहाँ से गई थी, जब तुमने खड़े केले रख दिए थे तुम्हारी माँ ने उसके आगे, वो रात में रोई थी, वो ट्रेन में रोई थी, तो अब तो तुम कंटेंट के लिए कर रही हो जो कर रही हो, लेकिन असल में तुम कितनी कदर करती हो दूसरों के आँसुओं की वो तुम्हें ही पता है। तुम्हें सिर्फ अपना मतलब निकालना होता है, डब्बो किसी की नहीं पड़ी। चलो, अब ये बिल्कुल ही प्यार में पड़ गई कि मुझे गुटकू से ही शादी करनी है, और गुटकू के घर वाले अभी भी नहीं मान रहे थे, किसी भी हाल में नहीं मान रहे थे। और स्पेशली उसकी बहन और जीजा जी तो बिल्कुल ही खिलाफ थे, कह रहे थे किसी हाल में वहां होगी ही नहीं। इवन जब डब्बा का व्लॉग कोई उनके सामने लगा लेता था तो वो कहते थे इस लड़की का व्लॉग हमारे सामने मत देखा करो, इससे नफरत है हमें। तो उनको अंदर से ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैंने एक बार अपने मामू से पूछा भी, मैंने कहा इतना क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि इसके बहुत चक्कर चलते गए हैं, और फनी भी लोफर लड़का है, ये है वो है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये अपने भाई की बहुत बुराई करती है। तब मुझे शौक लगा, तब मुझे लगा कि ये बंदी सोशल मीडिया पे एक अलग इमेज इनकी बनी हुई है, और ये बाहर वालों से, बाहर वालों मतलब अपना आप गुटकू से बुराई कर रही है, गुटकू अपनी मम्मी से बता रहा है, और उसकी मम्मी अपनी ऑब्वियसली बेटी से बताते होंगे, और उनके थ्रू वो अपने हस्बैंड को बताएंगे, मुझे पता चलता था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही थी वो झूठी नहीं थी, बिल्कुल सच थी। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर मैंने ये देखा कि जब ये नच बलिए में जाते हैं या बिग बॉस करते हैं या कोई शो कर रहे होते हैं इनके भैया भाभी, तो ये हमेशा पोस्ट डाला करती थी भाई की तारीफ करते हुए, भाभी की तारीफ करते हुए, हर वक्त। और स्टार्टिंग में जब इसने इंस्टाग्राम पेज शुरू ही किया था, तो इसका हर एक पोस्ट भाई भाभी से रिलेटेड ही होता था, क्योंकि इसके जो है फॉलोअर्स उसमें बढ़ रहे थे। लेकिन हम लोग क्या समझते कि ये जेन्युइन लव लव है, ये मतलब सच्चा प्यार है अपने घर वालों के लिए। तो अगर इंसान अपने भाई भाभी का फेम यूज करके उनसे अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें इतना दिमाग नहीं गया। लेकिन बात यह है कि अगर आपको अपने घर वालों से मोहब्बत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन भी होनी चाहिए। चलो फायदा उठा लो, कोई बात नहीं, दुनिया फायदा उठाती है एक दूसरे का, घर वाले एक दूसरे के फेम का फायदा उठा ले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बंदी का यूट्यूब चलने लगा, तो इसने भाई भाभी को एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर जो कभी कभी पोस्ट आता था वो या तो ईद में आता था, या तो किसी के बर्थडे में आता था, या एनिवर्सरी पे आ जाता था। क्योंकि एक वो फैमिली ड्रामा भी तो साबित करना है, वो दोनों एक साथ फैमिली तो वो बना ही रहे थे ना। सबका नजरिया अलग अलग है, तो डब्बा का जो नजरिया था वो अलग हो चुका था। डब्बा ने फिर धीरे धीरे ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरी माँ है, मेरी खालाएं हैं, पिज्जा पेहान है, ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ये लोग मुझे समझते हैं। डब्बा को जब बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड भी मिला था, तो उसने एक डेडिकेटेड पोस्ट डाला था अपनी माँ के लिए, आप ये पढ़ो। हर जगह बोलती रहती है ना, भाई भाभी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ही किया, उन्होंने बहुत किया। अब आप सुनो एक्चुअल में हुआ क्या था। जो डब्बा की माँ थी, अगर आप वो उनको रियलिटी शोज में भी स्क्रीन पे देखोगे, तो वो किस तरीके के सूट पहनती थी आपने देखा ही होगा। मैडम अपने लिए डिजाइनर कपड़े पहनती थी। ये होता है कि जब आपका बेटा, आपकी औलाद नहीं कमाती, तो आपको बहू जिस भी हिसाब से रखेगी आपको रहना पड़ेगा। इन लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी में ही मतलब बिताना पड़ा टाइम। जनाब के ब्रांडेड शूज आएंगे, जनाब को मैडम ब्रांडेड कपड़े दिलाएंगी, जनाब का ब्रांड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनाब भले ही नल्ले हो लेकिन उनको हीरो वाली लाइफ जीनी है। लेकिन जनाब की माँ, जिनको मेरी अम्मी, मेरी जिंदगी में जो सबसे अच्छा हुआ अम्मी मिली हमको, तो उन अम्मी को क्यों नहीं तुम पैम्पर करती थी? उनको वही पुराने कपड़े पहनती थी, वो कॉटन के सस्ते सस्ते सूट। डब्बा जो पहनती थी वो कपड़े पहनती थी जो तुम यूज करके है ना छोड़ दिया करती थी। मतलब तुम डब्बा के यूज करे हुए कपड़े तो कभी नहीं पहन सकती, तो डब्बा क्यों तुम्हारे यूज करे हुए कपड़े पहनती? मतलब एक फैमिली रिलेशन की बात मैं बता रही हूँ। तो आपस में एक दूसरे का चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। भाभी की रेपुटेशन अलग थी, भाभी सेलिब्रिटी थी फैमिली के अंदर भी, तो वो जितना भी कर देती थी ये लोग उसमें मतलब चुप रहते थे, खामोश रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनका टाइम बदला, जब इन्होंने पैसा देखा, जब डब्बा ने कमाना शुरू किया, तो अब आप सोचो कि डब्बा ने अपनी माँ को पूरा क्रेडिट दिया। स्ट्रॉन्ग वुमेन रेस स्ट्रॉन्ग वुमेन।
अगर आज से 4 साल पहले अम्मी ने इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया होता व्लॉगिंग के लिए, तो आज ये सब नहीं मिलता लाइफ में जो मिल रहा है। अम्मी ने कहा करो, ये मत देखो कि काम बड़ा है या छोटा। हमेशा छोटे से शुरुआत होती है। बड़े ब्रांड्स नहीं तो क्या हुआ, जो भी तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स भेजे अच्छे से पहन के दिखाओ। और मैंने वही किया। हम और ब्रांड्स के पीछे नहीं भागी। जो आया वो किया, दिल से किया, अपना समझ के किया। स्टार्टिंग में मन में 10 डाउट्स आते थे, कुछ अपने ही मजाक बनाते थे, लेकिन अम्मी ने साथ दिया, हिम्मत दी। और सब चीज से बढ़कर जब बीच में ऐसे फेज आते जब आपकी हिम्मत कम होती है, टेंशन होती है, तब पास बैठ के दिल की बात सुनी, बिना जज किए, और कहा कुछ दिन रेस्ट ले लो, लेकिन रुको नहीं, अल्लाह कामयाबी देगा। अल्लाह हर एक के ज़िंदगी में ऐसा सपोर्ट भेजे, चाहे किसी भी रिश्ते के रूप में, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा हो, आपको समझे हमेशा। तो एक्चुअल में जो इसको आगे बढ़ाने में जो मतलब बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट मिला, वो इसकी माँ की तरफ से मिला। और ये अपनी माँ को आज की डेट में इतनी तवज्जो नहीं देती, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती फनी से शादी होने के बाद में। फनी ने शादी होने से पहले ही कह दिया था कि मैं वहाँ जाके सब अपने अंडर कर लूँगा और धीरे-धीरे इन लोगों का सबका ये आउट करूँगा, ये जितना दिमाग खराब हो रखे हैं, दूसरों पे खर्चा करती है। लेकिन डब्बा के लिए ये सब लोग कंटेंट है, तो उसने इन लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। बस इन लोगों को एज़ अ सर्वेंट यूज़ कर लिया। आज की डेट में ये अपनी अम्मी को भी अपने घर बुला कर के बस अपनी वार्डरोब ठीक करवाना, फिर अम्मी को 2 सूट दिला देना, फिर अम्मी को कैफ़े लेके जाना। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है अम्मी को अच्छी-अच्छी जगह दिखाया करूँ। अरे तो ये बताने की और जताने की क्या ज़रूरत है? अपने माँ के लिए ही कर रहे हो ना, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करके बताने और जताने की क्या ज़रूरत है? आप इससे इसकी चालाकी देखो कि जब इसको स्टार्टिंग में फॉलोवर्स चाहिए थे, तो रोज़ भाई-भाभी के पोस्ट डालती थी। रोज़ भाई-भाभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा पोस्ट लिखा करती थी। और उन्हीं सब चक्करों में हम सब आ भी गए कि कितनी वंडरफुल, कितनी लविंग ननंद-भाभी बॉन्ड है। और ननंद-भाभी बॉन्ड ऐसा है कि ननंद और भाभी कंफर्टेबल ही नहीं है कि एक-दूसरे की आँख में आँख मिला के बात कर सके। फिर क्या हुआ कि ये लोग गाँव भर में एक-दूसरे की बुराई करते थे। फनी के घरवालों ने हर जगह बदनाम कर रखा था कि ये हमारे लड़के के पीछे पड़ी हुई है, ये नहीं मान रही है। फिर उसके घरवालों ने ये भी बता दिया कि भैया वो मरने-मराने की धमकी दे रही है, वो कह रही है हम फनी से ही शादी करेंगे, अब हम क्या करें? मतलब इतना उन लोगों के माइंड में खौफ इसने डाल दिया कि मैं तो करके ही रहूँगी शादी। और ये क्या कहती है, घर वालों की मर्ज़ी से उनको राज़ी करके किया। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जब इसका व्लॉगिंग अच्छे से चलने लगा, व्यूज़ बहुत अच्छे से आने लगे, तो फनी ने सोचा कि भई मैं यहाँ पे इतने कम पैसे की जॉब कर रहा हूँ, ये अच्छा अच्छा खासा कमा रही है, मैं क्यों ना इससे शादी करूँ? तो उसने एक समझदार लड़के के जैसे ये सोचा कि एक अच्छी लाइफ़ हमें मिलेगी, पैसा वो कमा ही रही है, मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा, उसके साथ रहूँगा, क्या प्रॉब्लम है? उसने वो डिसाइड किया, ठीक है? तो इसके घरवालों को ये डिसीज़न पसंद नहीं आया। इसके घरवालों ने इसको अप्रूव नहीं किया। फिर उसके बाद में ये डब्बा के भाई-भाभी गए वहाँ पे, फनी के घर में बात-वात करके आए। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि कुछ टाइम ये यहाँ रहा करेगी, कुछ टाइम वहाँ रहा करेगी। बहुत सारी कंडीशंस पे बात हुई, बहुत कुछ हुआ। फिर मनाना, फिर आप घबराइए मत, जो भी आपका डर है भाई-भाभी एक्टिंग करने में, अच्छे बनने की एक्टिंग करने में बहुत आगे हैं और निभाने में सबसे पीछे हैं ये लोग। तो वहाँ पे उन लोगों से उस तरीके के वादे करें कि वो लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँ, कि आप लोगों का बुढ़ापा खतरे में नहीं है, आपका लड़का आपका ही रहेगा, हम उसको अपना नहीं बना लेंगे। और उनके घरवालों को यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी कि इनके घर का हाल ये रहा है कि जो भी इनके घर में जाता है, वहीं का हो जाता है और अपने घर को भूल जाता है। चाहे मैडम हो, चाहे इब्बू हो, चाहे है ना फनी की फैमिली हो, वो तो अभी कंटेंट बन रहा है इसीलिए, वरना डब्बा फनी की लाइफ अलग चल रही है, उनके माँ-बाप की लाइफ बिल्कुल अलग है। और अभी पिज़्ज़ा की शादी की बात आई थी तो उसने क्लियर कर दिया था कि जो भी इस घर में आएगा बहुत खुशनसीब होगा कि उसको पिज़्ज़ा जैसी पढ़ने-लिखने, लाइफ बनाने तो उसको दे नहीं रही हो, दिमाग उसका बिल्कुल चमचागिरी में लगाया हुआ है। पिज़्ज़ा को एक ही चीज़ में नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, वो है चमचागिरी। पढ़ाई में तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा। एनीवेज़ बुद्दे से नहीं भटकते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इस जब भाई-भाभी गए तो उनको थोड़ी-सी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, कंडीशंस भी उनकी रखी जाएँ, सुनी जाएँ। लेकिन फिर भी इसके जीजाजी और इसकी बहन राज़ी नहीं थे फनी के। तो ये गुटकू ने उनसे बात करना बंद कर दिया, इसकी बहन ने गुटकू को ब्लॉक कर दिया, इसके जीजाजी ने गुटकू को ब्लॉक कर दिया, इनका चक्कर चलता ही रहा। फिर एक दिन जब इन डब्बा के भाई का बर्थडे था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके घर में कितना कलेश हो रहा है, क्या मच रहा है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई के बर्थडे के टाइम पे हम रिवील कर देंगे कि डब्बा की शादी किससे हो रही है। तो आपने उस व्लॉग में देखा होगा फनी खुद अकेले आया था। एक लड़के को तुम दुनिया के सामने रिवील कर रहे हो और उसके माँ-बाप कहाँ हैं? मतलब मेरे कहने का ये है कि वो अपने माँ-बाप के साथ क्यों नहीं आया?
इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करके गया था, क्योंकि इनकी भी एक अलग फैमिली पॉलिटिक्स चल रही थी। फनी की जो माँ है, वो अपनी बेटी से कहती थी कि हम नहीं चाहते कि वहाँ शादी हो, और यहाँ पे फनी की बात भी सुना करती थी। फनी उनको टाइम टू टाइम दिलासा दिया करता था कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ उससे पैसे के लिए ही शादी कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल देगी, आप देखो कितना कमा रही है। हर तरीके से अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करता था। मुंबई जाते टाइम भी वो ये बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने। ना उसने अपने मम्मी की सुनी, ना उसने अपने पापा की सुनी। किसी की भी नहीं सुनी, वो आ गया यहाँ पे। और उसके बाद इसके जीजाजी और इसकी बहन की हालत हो गई बहुत ज़्यादा खराब, उनके सर में दर्द बन गया और वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया, अब तो दुनिया के सामने दिखा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने घर वालों को कन्विंस किया है, आप ये देखो। जो मेन मुद्दा था वो थे फनी के मम्मी-पापा को मनाना। अगर ये लोग मान जाते हैं, तो बाकी कोई माने ना माने, उससे इन लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। तो फनी के बाबा को मनाने के लिए डब्बा ने बताया कि मैंने 80 लाख की दुकान मुंबई में ले ली है। तो वो मान गए। उन्होंने कहा वही वाक़ई में, क्योंकि उनको भी पता है ना कि मेरे लड़के में कितनी काबिलियत है। कौन मौदाहा में मेरे लड़के को 80 लाख की दुकान लेके देगा? कोई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मान लिया रिश्ते के लिए। चलो कोई बात नहीं, 80 लाख की दुकान उसने खरीदी है और पहले वो खुद मना करते रहे दुकानों में जा-जा के कि हम कभी भी किसी भी हाल में इस घर की लड़की से शादी नहीं करवाएँगे, क्योंकि हम एक अलग फैमिली है, वो अलग फैमिली है। लेकिन जब 80 लाख की दुकान की बात आई तो वो लोग राज़ी हो गए। तो यहाँ फनी के मम्मी-पापा जब डब्बा ने पैसे के पासे फेंके, तो वो लोग राज़ी हो गए। इकलौती बहन और जीजाजी अभी भी राज़ी नहीं थे और वो बोल रहे थे कि हम शादी में भी नहीं आएँगे। तो फनी ने बोला कि अगर शादी में नहीं आओगे तो मेरे से ज़िंदगी भर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इसकी बहन अपने भाई का रिश्ता बचाने के लिए, सिर्फ़ अपने भाई से रिश्ता बचाने के लिए शादी के 2 दिन पहले भागी-भागी सऊदी से आई। फिर अपना रिश्ता खत्म होने पे इंसान थूक के भी चाट लेता है, लेकिन दूसरे के रिश्ते खत्म करवाने में ज़रा-सा भी नहीं चूकता है। दूसरे के घर में आग लगाने में ज़रा-सा भी नहीं चूकता है। आप बोलोगे मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया, मैंने वीडियोज़ अपने मर्ज़ी से बनाना फ़न में शुरू किया, ठीक है? लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले फनी के जीजा होते थे। वो कहते थे इनको एक्सपोज़ करो, इनका सच दुनिया के सामने लाओ, और मैं हमेशा की तरह ऑनेस्टी के साथ में लोगों के सामने आई कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि ये लोग कैसे खुल्लम-खुल्ला उल्लू बना रहे हैं, मैडम कैसे रो-रो के नाटक कर रही है, फिर ये लोग ऑन कैमरा कुछ और चल रहा है, ऑफ कैमरा कुछ और चल रहा है। अभी एक और चीज़ मैं बताऊँगी जो मुझे पूरा प्रोसेस पता चला था कि क्यों मेरे दिल में इन लोगों के लिए इतना डिसलाइकिंग बढ़ती चली गई कि ये लोग कितना उल्लू बना रहे हैं। तो मैंने आज तक जो मेन कल्प्रिट था, जो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था पहले, जो इन लोगों की मुझे रियलिटी से रूबरू करवाया कि असलियत क्या है इन लोगों की, मैंने उसका नाम कभी नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा सगा मामू लगता है, तो मैं क्या नाम लूँ? मेरे मामू को मेरी मम्मी ने बीमारी में सहारा दिया। जब कोई आपका साथ बीमारी में, बेरोज़गारी में दे रहा है, स्पेशली बहनें बचपन में भाइयों को खाना भी बना-बना के खिलाती हैं, बहुत कुछ करती हैं भाइयों के लिए। तो एक वो खून का रिश्ता जो होता है, भाई-बहन का जब टूटता है, तो भाई से कई गुना ज़्यादा बहन को तकलीफ होती है। लेकिन जब डब्बा ने मेरी मॉम की इंसल्ट की, भाई तुम ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बोल रहे थे दुनिया के सामने इनकी सच्चाई लाओ, सब कुछ लाओ, तो तुम्हारा भी फर्ज़ बनता था कि जब नेहा ने बोल दिया, तो अब तुम स्टैंड लो। मैंने तुम्हारा नाम दुनिया के सामने इसलिए नहीं बताया कि क्या फ़ायदा, चलो हटाओ। मैंने ही अपने मामू की इज़्ज़त बचा ली कि रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे जिसको जो बोलना है बोलो, मैं इनका नाम नहीं ला रही हूँ, मुझे ये क्या-क्या बताया करते थे। आप बोलोगे नेहा आप वीडियो बनाना बंद कर देते, आप नहीं बनाते। एक बात बताओ, अगर कोई मेरी माँ की इंसल्ट कर रहा है और मेरी माँ के लिए उसका भाई स्टैंड नहीं ले रहा, उसकी खुद की माँ स्टैंड नहीं ले रही, तो उसकी बेटी भी ना स्टैंड ले। मतलब मैं कुछ भी ना बोलूँ। उसके बाद में टाइम टू टाइम ये लोग अपनी फैमिली पॉलिटिक्स करते गए। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था जब मैंने वीडियो शुरू किया था और अभी भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ कि अगर ये लोग झूठ बोलना बंद कर देंगे, अगर ये लोग दुनिया का काटना बंद कर देंगे, अगर लोग मुझे देखना बंद कर देंगे, तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। बहुत सारे लोगों की मिमिक्री कर सकती हूँ, बहुत अलग-अलग वीडियोज़ बना सकती हूँ, बट ये लोग टाइम टू टाइम इतना झूठ बोलते हैं, हर व्लॉग में झूठ, हर व्लॉग में झूठ, कैमरा उठाते ही झूठ, और लोगों को इनके झूठ से परेशानी हो गई है, इरिटेशन हो गई है। लोग भी चाहते हैं कि भैया बस करो और हमें बताओ इनकी सच्चाई। तो इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही चाहिए और इसीलिए मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे। जब भाई की शादी होती है, तो बहनें कम से कम 1 महीने पहले से या 15-20 दिन पहले से भाई की शादी की तैयारियां करवाती हैं, और ये तो गुड्डू की इकलौती बहन थी। गुड्डू के सारे कजिन्स ने मिलके और दोस्तों ने मिलके गुड्डू की शादी की सारी तैयारियां की है, और उसकी सगी बहन ने उसके अपने भाई की शादी की तैयारी नहीं की, और सारा टाइम गुड्डू की बुराई करती थी अपने हस्बैंड से, जीजा से, गुड्डू के। तो जब वो, एक बात बताओ, जब एक औरत अपने भाई की दिन रात सुबह शाम बुराइयां करती रहेगी, तो जीजा भी उसको बुराई समझेगा, और जीजा के अंदर से वैसे भी जलन है। वो तो जीजा
अपने बच्चों को ये बोल के सिखाता था, बोलो मामू कलुआ, मामू छिनरा। तो ये तो रेपुटेशन है इनकी घर में एक-दूसरे को लेकर के। गुड्डू की बहन इतनी पॉलिटिक्स प्ले करती थी कि यहाँ पे जीजा के कान भरती थी और यहाँ पे अपने मायके वालों में ऐसे बताती थी कि मैं तो मजबूर हूँ, इन लोगों का ही कुछ और से सीन चल रहा है मेरे ससुराल वालों का। दोनों तरफ से गेम खेलती थी और इन लोगों की कनिंगनेस और इन लोगों की शातिरपने का आप ये अंदाज़ा लगाओ कि गुड्डू का जब बच्चा पैदा हुआ है, तब भी तुमसे एक वीडियो कॉल पे मुबारकबाद या बात नहीं हुई। मतलब एक बुआ के तौर पे तुम्हारे अंदर एक वो फीलिंग नहीं आई कि मेरे भाई का पहला बच्चा हुआ है, इकलौते भाई का। सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग और कनिंग हार्टेड कोई हो सकता है। लेकिन तुम्हें क्या था, अब जब ये सब चीज़ें हो जाती है ना, तो भाभी भी को भी गुस्सा आ जाता है। तो डब्बा को भी गुस्सा आया होगा कि भई ये तो हद ही हो गई है। 1 बार, 2 बार, कई बार शादी के पहले भी मुझे परेशान किया, शादी के बाद भी मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो डब्बा ने भी डिस्टेंस बना लिया। लेकिन जब डब्बा ने डिस्टेंस बना लिया तो गुड्डू की बहन फड़फड़ा गई। उसने तो कहा यार अब तो मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, अब तो सब व्लॉग बन रहे हैं, डब्बा तो बाकी मेरी जो कज़िन्स हैं उनको ननंद-ननंद बॉन्ड शेयर कर रही है, जीजा जी का वेलकम, ननंद का वेलकम, दूसरे कज़िन्स को इम्पोर्टेंस दे रही है, मुझे तो दे ही नहीं रही। अब ये तो पब्लिकली ज़लील हो रही थी। तो इसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला कि अपनी ननंद का, बोले तो मेरी मॉम का और मेरा वो करवाओ, रिश्ता पूरी तरीके से खराब करवाओ। देखो हमें जो गुड्डू का जीजा है और उसकी जो बहन है, उससे ना तो रिश्ता निभाने में कोई इंटरेस्ट है और ना कभी होगा। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग और वीक रिश्ता है, वो है मेरी नानी का। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी नानी से मेरे मम्मी के या मेरे रिश्ते खराब हो। बट इन लोगों ने पूरी कोशिश की। वो एक अलग फैमिली पॉलिटिक्स है, मैं उसमें इतना डिस्कस नहीं करना चाहती। वो बहुत ही ज़्यादा फिर ये लोग एक्सपोज़ हो जाएँगे। बट मैं गुड्डू की और डब्बा की लव स्टोरी में बताऊँ कि आप ये देखो कि गुड्डू की जो बहन है, जब उसकी शादी हुई, तो जब उसको उसके हस्बैंड सऊदी नहीं ला सके क्योंकि उनको फैमिली वीज़ा नहीं मिला था, उनकी सैलरी इतनी नहीं थी उस टाइम पे, उसको अपने ससुराल में भूत दिखने लगे। कह रही मुझे यहाँ पे भूत दिखते हैं, कुछ ना कुछ साया है। फिर इसकी माँ ने करतब, जादू ये सब नौटंकी करवाई, पता नहीं कैसे लोग हैं। फिर उसके बाद में जब वो सऊदी ले गए और जब वो सऊदी से वापस छुट्टियों में लेके आते थे, तो ये एक दिन भी अपने मायके में अपनी माँ के यहाँ सोने नहीं जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ससुराल में पड़ी रहती थी। तो इतनी इनसिक्योर कोई लेडी हो जो अपने हस्बैंड को एक रात के लिए भी नहीं छोड़ रही हो, तो वो सोचो कितना फ़ीड करती होगी माइंड में, कितना ज़्यादा भड़का के रखती होगी। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं एक बार ट्रेन से आ रही थी, मेरे दादा की डेथ हो गई थी, तो मैं कानपुर गई हुई थी। फिर मेरे ऑफ़िस में छुट्टी भी नहीं थी, मैंने कंपैशनेट लीव लगाई हुई थी। तो 2 दिन के बाद ही मैं आ रही थी और मम्मी-पापा को तो ऑब्वियसली वहीं रहना है दादी के साथ में दादा के जाने के बाद। तो गुड्डू की बहन ने मुझे मैसेज किया कि कहाँ हो तुम? तो मैंने बोला ट्रेन में हूँ, वापस जा रही हूँ। कहती मम्मी कहाँ है? मैंने कहा मम्मी दादी लोगों की तरफ ही हैं। तो इसने फ़ौरन मैसेज टाइप किया, देखो बाजी लोगों को अंधेर मचाए हुए नेहा को अकेले छोड़ा हुआ है। तो ये मैसेज गलती से इसको अपने हस्बैंड को सेंड करने की जगह मेरे को ही सेंड कर दिया इसने क्योंकि वो कन्वर्सेशन ऊपर-नीचे थी और मुझे सेंड करने के बाद थोड़ी देर के बाद बोल रही है, नेहा हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तो तुमने अपना जो फेस है वो बहुत पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था। बट मैंने कोई माइंड नहीं किया। मैंने इनको क्या जवाब दिया? मैंने बोला कोई बात नहीं आपको मेरी फ़िक्र होगी शायद इसलिए आपने मैसेज ऐसा किया होगा मामू को। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि मतलब कैसे-कैसे इंसान मतलब आपके सगे रिश्तों में डिफरेंसेस क्रिएट करवाता है, मैनिपुलेट करता है। एक भाई-बहन के बीच में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं तो क्यों प्रॉब्लम्स आने लगती है। सिमिलरली गुड्डू ने जो डब्बा का उसके भाई और भाभी के साथ में एक फॉर्मल रिलेशन भी जो था, वो भी एक नफ़रत और कॉम्पिटिशन में न बदल दिया। क्योंकि ये अपने दिल की जो भी बात निकालती थी, जो भी भड़ास निकालती थी, बुराई करती थी भाई-भाभी की, स्पेशली भाई की बहुत ज़्यादा करती थी। तो गुड्डू इंस्टेड ऑफ फिलिंग दैट गैप उसने और डिफरेंसेस क्रिएट करवाए। इन लोगों के घर में और दूरियां क्रिएट करवाई। ये जो फैमिली है खुद रिश्ते निभाने में इतने पीछे है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ये लोग सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए हैं कि ये दूसरे के घर के रिश्ते खराब करते हैं। नॉट जस्ट मी, देयर आर सो मैनी। फिर ये गुड्डू की जो बहन है, मान ही नहीं रही। फिर उसको फाइनली जब आना पड़ा तो उसने अपनी शॉपिंग भी सोचो कि वहां से आने के बाद कानपुर में रुक के जल्दी जल्दी शॉपिंग करी और फिर 2 दिन में शादी अटेंड करके फिर 2 दिन के बाद में चली गई। कोई मतलब नहीं था इसको गुड्डू की शादी से। इनका बहुत फॉर्मल रिलेशन चल रहा था। लेकिन फिर इसने जब अपना ये सब दिखाना शुरू किया कि मैं यहाँ से अपनी ननंद के रिश्ते तोड़वा रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो डब्बा को बड़ा मज़ा आया। डब्बा को ये लगा, अरे ये तो हमारे फ़ेवर की बात हो गई, हम फिर मौदाह वालों को साबित कर सकेंगे। फिर डब्बा को तो झूठी-झूठी चीज़ें साबित करनी होती है ना लोगों के सामने। फिर उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग है ना बात बन रही थी। उसको ये है कि जब मुझे कंटेंट मिलेगा, तो मैं उसी इंसान को थोड़ा-सा मुँह लगाऊँगी। तो जब गुड्डू की बहन ने उसको कंटेंट दिया उसके मतलब का, तब उसने थोड़ा-सा गुड्डू की बहन को भी गोल्ड दे दिया
और खरीद लिया। आज की डेट में गुड्डू के जीजा और बहन की ये हालत है कि वो खुद घुस-घुस के डब्बा से रिश्ता निभाने को तैयार हैं और डब्बा को इस टाइम पे ये टॉपिक निकाल के बड़ा सुकून मिला होगा क्योंकि उसको पता होगा कि अब वो एक उसकी ननद एक्सपोज़ होगी। तो उसने वहाँ से भी गेम खेला, यहाँ से भी खेला। वहाँ से रिश्ता खराब करवा दिया हम लोगों का और फिर उसके बाद में यहाँ से अब वो दिल की भड़ास तो निकाल नहीं पा रही कि उसकी ननद ने जो-जो उसके साथ में किया तो वो कैसे दुनिया को बताए। तो उसने यहाँ से एकदम से ये टॉपिक उठा दिया कि अब तो नेहा बिल्कुल भरी पड़ी है, नेहा के साथ तो बहुत कुछ गलत उन्होंने किया है, तो नेहा तो अगर चाहेगी तो सब कुछ खुल के बता देगी, क्यों छुपाएगी? भई मैं किसी इंसान को एक लिमिट तक ही तो छुपाऊँगी ना, जो मेन कल्प्रिट है उसको हाइड करके मैं क्यों ऊपर-ऊपर की बात बताऊँ? इन आप लोग ऑडियंस हो, आपको सब पता होना चाहिए। जो बहन हर वक़्त अपने भाई की बुराई कर रही है, अपने ससुराल में भी रिश्ते है ना खराब कर रही है और डब्बा की एंगेजमेंट होते-होते टूट गई, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग नहीं आएँगे। तो डब्बा ने एक बार दिखाया भी था कि देखो मेरे सारे सूटकेसेस पैक रखे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बहुत कुछ हुआ, बाद में आपको बताएँगे, अभी नहीं, जब साथ में होंगे तब बताएँगे। तो ये इसीलिए अपनी लव स्टोरी नहीं बता रही थी क्योंकि इसकी गुड्डू की जो मेन जो फैमिली की बहन है और जीजा है, ये एक्सपोज़ हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से और आज की डेट में ये उनसे खुश हो गई है क्योंकि उन्होंने यहाँ से हम मेरी मम्मी का रिश्ता खराब करवा लिया है दुनिया को साबित कर दिया है, तो अब इसको सुकून मिला है। भाई तेरे को अपनी ननद से रिश्ते निभाने थे तो तू पहले ही निभा सकती थी, तुझे इतना टाइम क्यों लगा? टाइम इसीलिए लगा क्योंकि जब तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक मैं दूसरे का घर नहीं खराब करवाऊँगी, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। और जब तक मैं ये नहीं देख लूँगी कि तुम मेरे कितने बड़े गुलाम हो, मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जब तक तुम चलोगे नहीं, तब तक तुम्हें मैं मुँह नहीं लगाऊँगी। तो डब्बा का यही सीन है। डब चाहे गुड्डू के पेरेंट्स हों, चाहे गुड्डू की है ना बहन हो, जीजा हो, जब तक वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तब तक डब्बा खुश है। जब इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, कुछ चीज़ इसके अगेंस्ट बोलेंगे, डब्बा बिल्कुल उनको बॉयकॉट कर देगी। एक टाइम पे गुड्डू की बहन हर जगह घरों में जा-जा के ये बोल रही थी, मतलब जहाँ पे गुड्डू को प्रॉब्लम थी, जहाँ पे गुड्डू नहीं जा रहा था, डब्बा नहीं जा रही थी, वहाँ भी उन घरों में भी जाके ये बोल रही थी कि हम क्यों अपने इसकी वजह से रिश्ते खत्म करें, हमसे कौन-सा बात करता है। तो इन भाई-बहनों की न जाने कितने-कितने टाइम कोई बातचीत भी नहीं होती। तो जो आग अपने घर में लगी हुई है, वही आग ये दूसरों के घर में भी लगाते हैं। अपने निभाए नहीं जाते और दूसरे के तुड़वा दो। और रही बात फेस छुपाने की, तो जिस दिन गुड्डू और डब्बा की शादी हुई थी, तो उस दिन उसके जीजा जी बैठ के बोल रहे थे कि अब बस ये बंदी दिमाग में स्क्रिप्ट लिख लेगी, अब हम सबको ये नेगेटिव दिखाना शुरू कर देगी दुनिया के सामने। क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने क्या-क्या इसके साथ किया है। मौदाह में बहुत लोगों को पता है कि डब्बा अपने ये जीजा जी और है ना ननंद की बुराई करती थी और ये लोग तो उनकी करते ही करते थे। इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं। तो ये लोग एक-दूसरे की इतनी बुराइयाँ करते थे। जब गुड्डू की माँ कार्ड दे रही थी शादी का तो उन्होंने ये बोला था कि इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। मतलब वो मजबूरी में सबको कार्ड बाँट रही थी। बिल्कुल बेचारी बन के कि मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है, हम लोग राज़ी नहीं हुए, लेकिन ये लोगों ने किसी की नहीं सुनी। और इस टाइम पे डब्बा की जो मनी थी, जो पैसा था, उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अगर डब्बा यूट्यूब नहीं कर पाती, अगर डब्बा के पास पैसा नहीं होता, तो डब्बा कभी इस घर में शादी नहीं कर पाती, क्योंकि फनी के पापा कभी नहीं मानते। तो ये जो बोल रही है ना कि फ्रेंड्स माँ-बाप को मना के हमने ये किया नहीं, तुमने माँ-बाप को मजबूर करके पैसे से खरीद के फिर तुमने शादी की है और तुम्हारी ननंद तो तुम्हें बिल्कुल पसंद करती ही नहीं थी। वो एंड में भागी-भागी आई क्योंकि फिर वो दुनिया को क्या मुँह दिखाती कि वो अपनी खुद के भाई की शादी में नहीं गई। वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आई, ना कि तुम्हें ब्लेस करने के लिए। हाँ, मुझे एक बात और बतानी थी कि जब ये डब्बा की शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, तो इस टाइम पे ना डब्बा को बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने भाई-भाभी भाई के ऊपर स्पेशली कि किसी भी शादी में मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे, मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे, मुझे बता नहीं रहे और गुड्डू को डब्बा ने पैसे दिए थे तो उसमें भी भाई को बहुत प्रॉब्लम थी कि तुमने क्यों गुड्डू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए शादी करने के लिए। अब डब्बा को अपनी इज़्ज़त बनवानी थी, व्लॉग में दिखाना था, कुछ तो गुड्डू की इज़्ज़त रखनी थी। जॉब-वॉब छोड़ के ये सब आ चुका था, सेविंग्स कोई थी नहीं, गुड्डू के पापा के पास में भी कोई कैश नहीं, कुछ नहीं, अपनी ज़मीन-वमीन बेचते तब आता। तो गुड्डू को शादी करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए था और डब्बा को गुड्डू से शादी करनी थी, तो डब्बा ने गुड्डू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। गुड्डू के पापा ने सबको खुल के ये बताया कि भैया हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसी ने ही दिया है और उसी के पैसे से हो रहा है। उन्होंने कहीं नहीं छुपाई ये चीज़। इस तो डब्बा के भाई को ये सब बात पता चल गई, तो डब्बा के भाई को बड़ा गुस्सा आया। डब्बा के भाई को गुस्सा ये आया कि तुमने उनको शादी करने के लिए पैसे क्यों दिए? वो खुद तुमसे शादी करने के लिए अपना पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? भई तेरी बीवी ने 3 साल तुझे और तेरे फैमिली को पाला। तू खुद नल्ला था, तेरी बीवी ने खुद तुम दोनों की शादी की, ठीक है? अभी भी तेरी बीवी कितना कुछ तेरे लिए कर रही है, तो तुझे तो ये सब बोलने का राइट है ही नहीं कि उसने पैसे क्यों दिए। उसका पैसा उसने दिए, उसने तेरे अकाउंट से निकाल के पैसे नहीं दिए। जो इंसान खुद
अपने पूरे घर को अपने बीवी से पलवा चुका हो और उसके दम पे रहमो करम पे हो, वो कैसे किस मुँह से बोल सकता है कि है ना मेरी बहन ये काम ना करे। ये तुम्हारा कर्मा हो गया गोल-गोल घूम के जो तुमने उसके साथ इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे तुम्हारी बहन को कोई इस्तेमाल करने के लिए आ गया था और तुम्हारी बहन उसके लिए इतना सोचती थी कि तुम कितना भी कुछ भी बोलो वो तुम्हारी कोई राय, कोई सलाह कुछ नहीं मानती। उसके आँखों में बस ये था कि मुझे गुड्डू से शादी करनी है। अब वो अंधी मोहब्बत है, ऑब्सेशन है, क्या है मुझे नहीं पता। बट अगर आप एफर्ट्स देखो, डब्बा कितनी भी प्रॉब्लमैटिक हो, बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, रिश्तेदारों का इस्तेमाल कर रही है, सब कुछ कर रही है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप एक लड़की के तौर पे देखो, तो उसने 80 लाख की दुकान खरीदी गुड्डू के लिए, घर बनाया, गाड़ी ली, सब कुछ अपने दम पे किया। गुड्डू का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं। अपनी माँ का सपोर्ट लिया, भाई-बहन का फेम का सपोर्ट लिया, लेकिन किया उसने बिना गुड्डू की हेल्प के ये सब, ठीक है? और गुड्डू को सब कुछ बना-बनाया मिल गया। गुड्डू के फैमिली को खुश करने के लिए टाइम टू टाइम उसको मतलब खर्च करना पड़ता है। गुड्डू के जो गाँव वाला घर है उसको भी बनवाया, गाड़ी वहाँ पे ली, सब कुछ लिया, अपने खुद के यूज़ के लिए भी लेकिन टाइम टू टाइम डब्बा ने काफ़ी कुछ इस बंदे के ऊपर खर्च किया है। तो इस शादी को करने के लिए, चलाने के लिए वो अपने तरफ से पैसा उसके पास है तो वो उस खर्च कर रही है। एक हस्बैंड के तौर पे, एक बाप के तौर पे, अब तो बाप बन गया ना ये क्या कर रहा है? अभी ये लोग रेस्टोरेंट गए थे, एक अच्छी जगह फाइन डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट में, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम वहाँ वॉल्यूम ऑन करके अपना मोबाइल चला करके क्रिकेट देखने में लगे हुए हो और वहाँ पे डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो। जब इंसान फैमिली के साथ आउटिंग पे जाता है, बाहर खाना खाने जाता है, तो उसमें क्या कोई इंसान अपना मैच देखता रहता है और खाना खाता रहता है? मतलब ये तो इतनी स्टुपिडिटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। गँवार है ना गँवार, जाहिल है, कैसे किसी को पता चलेगा कि ये गँवार है? लोगों को बताना भी तो ज़रूरी है आस-पास के लोगों को कि आ तो मैं भले ही बहुत अच्छे होटल में गया हूँ, लेकिन हूँ मैं अंदर से यही। और वहाँ पे फिर जब उसने डब्बा ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया तो कहता है कि अब बस शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस खत्म, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं। तो डब्बा ने हमेशा से ये इस तरीके के पोस्ट डाले हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और पैसा नहीं चाहिए और एक ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ जो आपको ये सब दे सके। पैसे की बात तो बात की है, तो पैसा तो ये वैसे भी नहीं दे सकता, एक नंबर का नल्ला आदमी है। लेकिन जो गुड्डू से डब्बा को चाहिए था, आज की डेट में वो भी उसके पास नहीं है। ना गुड्डू के पास डब्बा के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट तो वो करता ही नहीं है क्योंकि जो इंसान रिस्पेक्ट करता, वो अपनी वाइफ को टाइम टू टाइम ये नहीं बताता रहता कि तुझे इज़्ज़त मेरी वजह से मिली है। तुम लोगों की गाँव में इज़्ज़त मेरी वजह से। क्योंकि आज की डेट में इसकी खुद की 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं है। डब्बा की इससे ज़्यादा ही इज़्ज़त हो गई है क्योंकि उसने जो भी अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेसिस डब्बा उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहीं गुना ज़्यादा डब्बा और गुड्डू में कंपेयर किया जाए तो। तो डब्बा ने गुड्डू की लाइफ यहाँ पे बनाई है, तो तू कहाँ से उसको इज़्ज़त देगा? तू पहले अपनी इज़्ज़त तो गँवा चुका है। तो जब इनकी शादी की तैयारियाँ चल रही थी, तो डब्बा बहुत बुराई कर रही थी भाई की क्योंकि भाई ने ऐसे ऑब्जेक्शन उठाया। तो भाई ने और मैं मुझे अंदर की स्टोरी ये सब पता चल रही थी, क्या मैटर है, क्या नहीं है। तो भाई कभी स्टोरी डालता था, कोई कितना भी अपना हो, टाइम आने पे अपना ही सोचता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि भाभी इसका वेडिंग कार्ड जो रिसेप्शन वाला था, वो बनवाने के लिए ऑर्डर देने के लिए चली गई और इससे कुछ डिस्कस भी नहीं किया, कोई ऑफ कैमरा बात भी नहीं की और इसको बहुत बुरा लगा। इसको इतना बुरा लगा कि मतलब इसको गुस्सा आया कि मेरी शादी है और मुझसे बिना पूछे ये सारी की सारी तैयारियाँ करें, मुझे नहीं बुला रहे। तो उस टाइम पे भाभी और ये लोग अपना अलग-अलग सब कुछ करने में लगे हुए थे, अलग अपना प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे, कंटेंट बनाने में लगे हुए थे डब्बा की शादी के नाम पे और डब्बा को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे थे, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गुस्से में वो स्टोरी उसने लगा दी कि कुछ लोग फेक होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग फेक करने में बहुत अच्छे होते हैं। और फिर नीचे वो लिखती है कुछ लोग इस आर्ट के बहुत अच्छे मतलब कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो वो भाभी के लिए लगाई थी, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाभी के लिए मैंने ऐसे लगा दी खुल्लम-खुल्ला। फिर उसने वो स्टोरी हटा दी थी विदिन 15 टू 20 मिनट्स। क्योंकि जैसे ही उसका वेडिंग कार्ड का व्लॉग आया, वैसे ही उसने स्टोरी लगाई, ठीक है? और बैकग्राउंड स्टोरी मुझे पता थी क्या चल रही है कि इनके बहुत डिफरेंसेस चल रहे हैं। गुटकू और उसने वहाँ भोपाल में जाकर के फिर गुटकू की सफाई में व्लॉग भी बनाया था कि जब दुनिया डब्बा को रुला देती है, जब दुनिया ये कर देती है, तब वो आता है, तब ये करता है, मेरा रिचार्ज कराता था, मेरा साथ देता था, मेरा ये तो दबे लफ्ज़ों में उसने भाई-भाभी को बहुत शेड भी किया उस टाइम पे, उसके दिल में भरा हुआ था, उसने एक भड़ास निकाली। डब्बा अपने दिल में बहुत सारे टाइम के लिए चीज़ें नहीं रख पाती है। वो भड़ास निकालती-निकालती जब उसकी ननद ने एंगेजमेंट कैंसल करवा दी थी, तो उसने एक एप्पल को काट के ऐसे दिखाया, वो सड़ा हुआ था अंदर से, कह रही कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल ऐसा होता है, सड़ा हुआ।
तो फिर उसके बाद में जब भी भाभी व्लॉग डालती, अल्लाह इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। फिर उसके बाद में पिहान का जब बर्थडे आया था, तो पिहान को बहुत स्पेशल विश दे रही थी। भाई एक भाई के तौर पे बहुत तारीफ़ कर रही थी। इसके पहले इतनी नहीं करी कभी, और आज तक भी कभी इतनी नहीं करी। लेकिन उसी दौरान और कह रही थी पिहान शेरवानी तो मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की ज़रूर दिलवाऊँगी, क्योंकि पिहान शेरवानी कर रहा होगा और भाई ने उस टाइम तवज्जो दी नहीं होगी। तो भाई ने जब ये देखा पोस्ट कि शेरवानी मैं ही दिलाऊँगी, तो अगले व्लॉग में भाई पिहान को शेरवानी दिलाने चले गए। मतलब भाई ने अपने कपड़े लेने से पहले, दूल्हे के कपड़े लेने से पहले सबसे पहले पिहान को शेरवानी दिलवाई। इनकी ऑफ कैमरा बहुत ही वैसी ऑन एंड ऑफ लाइफ चलती है। ये लोग एक-दूसरे के सुख-दुख के बिल्कुल साथी नहीं हैं। उल्टा ये एक-दूसरे की सक्सेस देख के, एक-दूसरे की अचीवमेंट्स देख के, फाइनेंशियली जो दिन पे दिन ये लोग कमा के कभी फ्लैट लें, कभी कुछ करें, तो जल जाते हैं। भाभी जो हैं वो ज़बरदस्ती अपने सूट लॉन्च करी जा रही हैं, पता नहीं कौन ले रहा है ये हीरा मंडी वाले सूट्स। तो ये लोग अपना एक कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि मतलब मैं आगे निकल जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ, मेरे व्यूज़ आ जाएँ, मेरे आ जाएँ। और आज की डेट में मैडम के तो व्यूज़ बिल्कुल ही गॉन केस होते जा रहे हैं। तो जो भी रिश्ते किसी वजह से बने होते हैं और वो वजह पैसा होता है, मतलबीपना होता है, तो वो रिश्ते ज़िंदगी भर चल ही नहीं सकते। जब तक तुम उसमें पैसा डालते रहोगे, तब तक वो रिश्ते चलेंगे, वरना वो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो व्लॉगिंग का खेल है, जब तक व्लॉगिंग है तब तक आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए झूठे, बनावटी रिश्ते दिखाए जाएँगे। लेकिन ऑफ कैमरा जो अंदर से जो फीलिंग है एक-दूसरे के लिए बहुत ही डिफरेंट है। लोग इतने लालची हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब गुड्डू का जीजा ये बोल रहा था कि मेरे को गुड्डू ने गाड़ी दे रखी है, मेरा गुड्डू ने है ना ख़याल रख दिया है, मेरा गुड्डू ने मुझे गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तो मैं तो गुड्डू का ही साथ दूँगा। मतलब तुम्हें एक गाड़ी लगी बिकने के लिए, हाँ? मैंने एक छोटा-सा वीडियो देखा था सरदार जी का, उसमें उन्होंने ये दिखाया, वो बेचारे थोड़ा-सा अपसेट होके, बिल्कुल सैड होके रो रहे थे। उनके बराबर के घर में शादी हो रही थी और टेंट लगा हुआ था। तो उनके भाई के घर में शादी हो रही थी और दोनों भाइयों का घर अगल-बगल था और टेंट लगा हुआ था पूरा शादी का। कि ਸਾਡੇ घर ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ है एंड ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੀ इनवाइट नहीं ਕੀਤਾ। तो मतलब उनका बेचारों का गम निकल रहा था कि मेरे भाई के घर में शादी है और इस तरीके से। तो इतनी मतलबीपने की और अजीब-सी दुनिया हो गई है, कॉम्पिटिशन हो गया है, एक-दूसरे की सक्सेस से जलते जा रहे हैं। कुछ रिलेटिव्स आपके ऐसे भी होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर मामा चंदा मामा हो, कोई-कोई मामा कंस मामा और शकुनी मामा भी बन जाता है। तो और मामाओं ने तो हमेशा से अपनी बहनों का हक मारा है। बहुत सारे मामाओं ने जो अच्छे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारों ने ऐसा किया है। तो कोई बात नहीं, जो दूसरे का मोहब्बत का, प्यार का, रिश्ते का हक मारता है, उसका भी कोई ना कोई हक मार लेता है। बनावटी रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। तो जो इंसान अपने साले के ऊपर एक्सपोज़ वीडियो बनवा सकता है, उसकी एक-एक कमी बता सकता है, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन बता सकता है, तो वो क्या ही आगे जाकर के सगे रिश्ते निभाएँगे। जब तक मतलब निकलेगा तब तक ही रिश्ते बने रहेंगे। ये भी कहते थे कि डब्बा की जितनी भी यूट्यूब की कमाई है, सब हराम की कमाई है और मैं उसके हाथ का गिलास का पानी तक नहीं पीऊँगा। ऐसी-ऐसी बातें ये लोग करते थे। बहुत ही मतलब एक-दूसरे को नफ़रत वाली बातें करते थे। डब्बा को मज़ा तो बहुत आया होगा फ्रेंड्स, जो बात हमारे दिल में इतने दिल से बसी हुई थी, वो नेहा ने कह दी। समझ नहीं आ रहा नेहा से नफ़रत करें, नेहा ने हमसे प्रॉब्लम होते हुए भी नेहा ने सच बोला, हमें नहीं बताया गर्लफ्रेंड। डब्बा और गुटकू की बातें थीं कि हमने बहुत कायदे से चक्कर चलाया, हम लोग मिले नहीं, हम लोगों ने घरवालों को राज़ी किया, हमने बहुत सब्र किया। ये सारी झूठी बातें हैं। तुमने कोई सब्र नहीं किया। अगर तुमने सब्र किया होता तो तुम बिना घरवालों को राज़ी किए मिलते नहीं, ठीक है? अपने गुटकू के माँ-बाप से बात करे बिना गुटकू को अपने घरवालों से नहीं मिलाते और ये तुम्हारे घर में गुटकू तुम्हारे भाई से मिल के गया, तुम्हारे पापा से नहीं मिल के गया। और जब इन्होंने ऑफ़िशियली अनाउंस किया है कि गुटकू आया है, तो भाई ने क्या बोला कि और जैसे सुबह बोलती है कि जब से पापा की तबीयत खराब हुई है, पापा का सारा फर्ज जो है मैंने उनको निभाया है और एक बाप की कमी बाप की पूरी जिम्मेदारियां मैंने उठाई है। तो आज फादर्स डे है, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आज फादर्स डे है और डब्बा के लिए मैं ही फादर हूँ, मैंने फादर की सारी ज़िम्मेदारियाँ बिताई हैं। एक बाप के जीते जी, एक बाप के ज़िंदा होते हुए तुम बोल रहे हो कि मैं बाप की ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। एक भाई अपने बाप की बीमारी में अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। अगर एक भाई अपनी बहन की शादी करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने भाई का फ़र्ज़ निभाया है। इसको अपने पापा की इनकैपेबिलिटीज़ जो फाइनेंशियल तौर पे है, जो फ़िज़िकल तौर पे है, उसको हाइलाइट करके बताना था कि मैं वो कर रहा हूँ। जो बाप का काम होता है, जो बाप का फ़र्ज़ होता है अपनी बेटी की शादी करना, वो मैं कर रहा हूँ। डब्बा स्टेटस डालती है कि अपने बाप को बादशाहों वाली इज़्ज़त दिया करो। तुमने जीते जी अपने बाप का ओहदा और स्टेटस
किसी और को दे दिया, तुम्हारे भाई को, जस्ट बिकॉज़ तुम्हें अपने भाई से अपनी शादी करवानी थी, उससे काम निकलवाना था, तो तुमने उसे अपना बाप बना लिया अपने बाप के जीते जी। चलो बाप दुनिया में हयात नहीं है, चले गए हैं, तो आप कह सकते हो कि मेरा भाई मेरे बाप की जगह पे है, कि मेरा बाप वाला फ़र्ज़। लेकिन बाप के जीते जी अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने बाप को बादशाह नहीं समझते, तुम उनकी इनडायरेक्ट वे में इंसल्ट ही कर रहे हो। बाप को सुन के कैसा लगता होगा कि मतलब मेरे जीते जी ये बोल रहा है कि मैं बाप का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। और सबसे बड़ा फ़र्ज़ तो डब्बा, तुम जब एनवेलप में पैसे देती हो ना अपने बाप को, तब तुम निभाती हो। तब तुम लोगों को, दुनिया को बताती हो कि मेरे बाप के पास पैसा भी नहीं है, तो मैं उनको पैसा दे रही हूँ। तो तुम बादशाहों वाली इज़्ज़त ना तो अपने माँ-बाप को दे सकते हो, ना तो तुम दूसरों के माँ-बाप को दे सकते हो। तुम बस एक ही चीज़ कर सकते हो, इस्तेमाल एक-दूसरे का। चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, और करते रहोगे, क्योंकि इस चीज़ में तुम्हें पैसा मिल रहा है और पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। फॉर दिस फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दौलत ही है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज बोल रही हूँ और मैं आगे भी यही बोलूँगी, और यही सच है। इनके फैमिली का एक-एक फैमिली मेंबर उठा लो, इनके लिए किसी की कोई इज़्ज़त, कोई प्यार-मोहब्बत, कोई अटैचमेंट नहीं है। इनके लिए दौलत ही सब कुछ है। इनकी नानी वहाँ पे पड़ी हुई है मौदहा में, और लहर के जो घर में उसकी माँ है, वही खाना बना रही है, वही बिस्तर सजा रही है, उसी बिस्तर में ये सो रही है, और यहाँ पे आती है, अपनी माँ की, सौतेली माँ की बुराई करती है, और घर जाके उसी सौतेली माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। और इसने लहर को अभी भेज दिया, अब लहर नानी का काम करेगी। इनकी नानी इनको बार-बार कॉल कर रही है, बोल रही है मुझे बुला लो, बहुत मुश्किल है। उनके लिए वॉशरूम आना-जाना भी बहुत मुश्किल है। उनको एकदम चढ़ के जाना पड़ता है, फिर वो इतना बड़ा ड्रम है, उससे पानी खींच के निकालना पड़ता है। इतनी उम्र में देखो, और फिर वो लहर की मदद माँगती है, और लहर भी कई बार नहीं सुनती है, बहुत ढीठ है वो। तो उनकी नानी बार-बार इनको बोल रही है मुझे बुला लो, और इन्होंने नानी को गोली दे दी है फिलहाल, कि ईद के बाद हम लोग आएँगे तब आपको लेके जाएँगे। इतनी ज़ईफ़, इतनी बुज़ुर्ग औरत की, जो 90 प्लस है, जिसको चलने में, उठने में तकलीफ़ है, जो जनाब को आकर के बोल रही थी कि मुझे कँपकँपी लगती है। जनाब ने कहा, "ठीक करा देंगे, इलाज करा देंगे।" कहाँ हो तुम? कहाँ क्या करा रहे हो अब तुम? वो बेचारी तुमसे मुँह से मदद माँग रही हैं। लेकिन ये लोग कैसे हैं? ये तो अपनी नानी की मुँह से माँगी हुई मदद को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो फिलहाल नानी को ये गोली दे दी गई है। अब सोचो कि पूरा रमज़ान, और फिर तुम कहती हो अपने बड़ों का ख़्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें, बुज़ुर्गों के लिए सोचें, हैं? इतनी बड़ी-बड़ी बातें ज्ञान देती हो लोगों को ये साबित करने के लिए कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो। लेकिन तुम दिल से कितनी कठोर हो, ये लोगों को पता ही नहीं है। नानी को कुछ भी हो सकता है, ऐसी उनकी उम्र है। अब आप बताओ कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 10 बच्चे हैं इनके, टोटल 10 बच्चे, 6 लड़के, 4 लड़कियाँ टोटल, और ये हाल है। अपने हस्बैंड को बेड़ियों से बाँध के रखती थी, अपनी बहुओं को गाली देती थी गंदी-गंदी, तो देखो बुढ़ापे में ये हाल होता है। माँ-बाप की जब ये कंडीशन है, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि ये अपने माँ-बाप को अच्छे से रखेंगे? ये जब तक व्लॉगिंग चल रही है, तब तक माँ-बाप का कंटेंट बन रहा है, और पहले भी ये अपने माँ-बाप को अच्छे से नहीं रखते थे। सस्ते-सस्ते कपड़े पहना के बिल्कुल ऐसे ही कोने में पड़े रहने देते थे, जहाँ फ्रिज भी अच्छी नहीं थी, जहाँ मिक्सी भी अच्छी नहीं थी, और अपना बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते थे। बस लोगों को दिखाने के लिए, पोस्ट करने के लिए कि फैमिली हमारे साथ है। तो क्या तुम सड़क पे छोड़ देते? उनको ओल्ड एज होम में डाल देते? मतलब ये तो तुम्हें सबसे बेसिक काम है जो तुमने किया है, अपने माँ-बाप को अपने साथ रखा है। जिसको तुम लोग हर वक़्त जताते रहते हो कि हम अपने माँ-बाप का कर रहे हैं, हमने अपने माँ-बाप का कर रहे हैं, हम अपने माँ-बाप को ये दिला रहे हैं, हमने अपने माँ-बाप के लिए ये खरीदा। बचपन में माँ-बाप ने बच्चों के लिए किया, तो बच्चे बड़े होके माँ-बाप के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बार-बार जताने की क्या ज़रूरत है? उससे ये जो डब्बा थी, हाथ में गजरा पहन के, फनी के हाथ में हाथ डाल के, स्टोरी लगाया करती थी, स्टेटस लगाया करती थी। तो इतना खुल्लम-खुल्ला इश्क करने के बावजूद, इतने खुले में सब कुछ करने के बावजूद, जबकि तुम वहाँ से बिलॉन्ग करते हो, मौदाहा से, भई, फिर कह रही हो कि हमने बहुत कायदे में अपना चक्कर चलाया। ये लोग हमेशा उसी चीज़ की सफाई देते हैं जो इनके अंदर कमियाँ हैं। अगली बार से अगर ये किसी चीज़ की सफाई दें, किसी चीज़ पे ज्ञान दें, तो आप समझ जाना कि सबसे ज़्यादा कमी इन्हीं के अंदर है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ख़्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।